इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर चल रही है उसमें आई थिंक दिस इज द 6th लेक्चर इन सीक्वेंस। तो अब तक के पिछले सभी लेक्चर्स में हमने चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग और कूलम्स लॉ पर अपनी बात रखी है। इन पर्टिकुलर कूलम्स लॉ को भी हमने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करने की कोशिश की। When we consider Coulomb's law in its magnitude representation and in another way when we consider Coulomb's law in its vector representation। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें खास करके वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ पर बात हो रही थी और इक्विलिब्रियम के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। जो लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे पिछले लेक्चर में उसमें हमने इक्विलिब्रियम पर कुछ बात की थी। आज भी हम इन्हीं तरीके के न्यूमेरिकल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एडिशनल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर हमारा डिस्कशन हम जारी रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन फॉर टुडे। इक्विलिब्रियम वाले कुछ क्वेश्चंस मैं पहले रख रहा हूं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमें यह बताया जा रहा है कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस प्लस q एंड प्लस 4q एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। नाउ वेयर शुड वी कीप अनदर चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q? अब ये q को भी हमें पॉजिटिव मानना है टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हम दूसरा चार्ज कहां रखें? व्हाट शुड बी द पोजीशन? तो लेट मी शो यू अ रिप्रेजेंटेशन के सबसे पहले बच्चों ये प्लस क्यू वाला चार्ज है और इसके साथ मान लेते हैं एक और दूसरा प्लस 4q वाला चार्ज है। वैसे देखा जाए तो इनका जो सेपरेशन है वो 4 मीटर है। नाउ वी आर सपोज टू कीप अनदर चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड q। नाउ वेयर वी शुड कीप इट सो दैट के वी गेट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब बच्चों हम सब जानते हैं कि जब चार्ज पर टोटल फोर्स किसी तरीके से जीरो हो जाता है तो हम उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऑफ कोर्स हम इसमें 3 कैटेगरीज बनाते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसका सारा डिस्कशन पिछले लेक्चर में हो चुका है। अब सपोज ये जो क्यू चार्ज है जिसे हमें इक्विलिब्रियम में लाना है, जस्ट इमेजिन करें कि मैं इसे एग्जैक्टली मिडिल में रखता हूं, एग्जैक्टली मिडिल। तो बच्चों ये मिडिल में इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे मिडिल में रखूंगा तो आजू बाजू के दोनों चार्जेस से उसका डिस्टेंस सेम हो जाएगा, लेकिन ये आजू बाजू के जो दोनों चार्जेस हैं इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो इनके फोर्सेस अलग अलग बनेंगे। जस्ट इमेजिन करिए बच्चों कि हम इसको सेंटर में रखते हैं, ठीक है? तो ये प्लस क्यू वाला चार्ज ना इसको रिपेल करेगा और वो रिपल्शन कुछ ऐसे आएगा, लेकिन प्लस 4q वाला चार्ज इसको ज्यादा रिपेल करेगा। करेक्ट है ना? यस सर। इसे मैं F2 कॉल करता हूं, इसे मैं F1 कॉल करता हूं। तो ये ज्यादा रिपेल करेगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में बड़ा है और डिस्टेंस मैंने ऐसा चॉइस किया कि मैंने दोनों चार्जेस से ये डिस्टेंस सेम कर लिया। तो फिर ऐसी सूरत में तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करें जब ये कम और ज्यादा है। तो श्योरली ये जगह इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन मिडिल में नहीं हो सकती। फिर हमको इसको गेस करना पड़ेगा कि कहां होगा ये। तो चलो मैंने ऐसे सोचा कि बड़े वाले चार्ज के नजदीक जाते हैं। बेटा अगर मैं बड़े वाले चार्ज के नजदीक जाऊंगा तो उसका फोर्स और ज्यादा हो जाएगा और छोटे वाले चार्ज से अगर मैं दूर जाऊंगा तो उसका फोर्स और कम हो जाएगा। तो इस सूरत में भी ये इक्वल नहीं होगा और फिर इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होगा, फोर्सेस कैंसल आउट नहीं होंगे। तो मोर लाइकली चांस क्या है? क्या हम मिडिल में जाएं या लार्ज मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नजदीक जाएं या स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नजदीक जाएं? इन 3 ऑप्शंस में से बताएं आप। स्मॉल मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। हमको क्या करना पड़ेगा? स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के नजदीक जाना होगा ताकि उस छोटे चार्ज की वजह से भी उतना ही फोर्स डेवलप हो पाता है या हो पाएगा जितना इस बड़े चार्ज की वजह से डेवलप होगा। तो लेट्स से कि हमने एक x डिस्टेंस पे कंसिडरेशन किया तो जारी बात है दूसरे वाले चार्ज से ना ये डिस्टेंस हो जाएगा 4x, सॉरी 4 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 4 था। अब यहां पे हमने ये वाला चार्ज रखा। अब होगा क्या कि ये प्लस q वाला चार्ज इसे ऐसे रिपेल करेगा,
इसे मैं फिलहाल कॉल कर लेता हूं F, और ये +4q वाला चार्ज भी इसे ऐसे रिपेल करेगा लाइक दिस। और इस बार चॉइस्ड डिस्टेंस ऐसे अरेंज किया गया है क्लोज टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड कि ये दोनों फोर्सेस कैसे हो सकते हैं, इक्वल। ठीक है, चलिए इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेते हैं कि ये फोर्स F1 हो गया और ये फोर्स F2 हो गया। तो क्या अब हम ये लिख पाएंगे यहाँ पे कि अगर हमने वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 का सम किया तो वो 0 हो जाएगा? Yes, sir. तभी तो नेट फोर्स। और ये 0 क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो इस बात को Yes. इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है कि सीधा सीधा ऐसे लिखो, सीधा सीधा कैलकुलेशन को आसान बनाओ और ऐसे लिख लो कि F1 इन मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली इक्वल टू F2 इन मैग्नीट्यूड। F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और डायरेक्शन में हम आंखों से देख पाते हैं ना, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। सो दैट्स इट, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब बताएं बेटा F1 का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे? सो वी विल बी राइटिंग इट एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है x का स्क्वायर। जबकि F2 का मैग्नीट्यूड हम लिख पाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q इंटू Q, और डिस्टेंस बच्चों यहां पे है 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो वी में फाइंड के मेनी टर्म्स गेट कैंसल, ये कैंसिल हो जाता है, ये Q ये भी कैंसिल होता है, ये भी कैंसिल होता है, एंड सो ऑन। अब इस तरफ ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड हमको मिलता है 1/x का स्क्वायर, जबकि राइट हैंड साइड पे हमको मिलता है 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन का हम स्क्वायर रूट करेंगे, सब हर एक टर्म का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और यहां भी स्क्वायर रूट करने पर ब्रैकेट से स्क्वायर पावर चली जाएगी, इट विल बिकम 4 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, therefore 4 इज इक्वल टू 3x, therefore हम लिख पाएंगे x इज इक्वल टू 4/3 विच इज 1.33 मीटर। तो ये डिस्टेंस 1.33 मीटर हो सकता है। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. अब मैं इसमें थोड़ी और तहकीक करना चाहता हूं, थोड़ा सा और एनालिसिस मैं इसमें करना चाहता हूं कि क्या कोई और दूसरी ऐसी पोजीशन हो सकती है जहां पे मुझे ये 0 मिल पाए। ठीक है, क्या कोई और पोजीशन हो सकती है क्या जहां पे मुझे ये 0 मिल सकता है? तो इसका आंसर निकालते हैं, आए। सपोज अगर हमने ये पॉइंट, ये जो चार्ज है, ये इन दोनों गिवन चार्जेस के दरमियान में, नॉट एग्जैक्टली इन द मिडिल, समवेयर इन बिटवीन, मिडिल और इन बिटवीन फर्क है बेटा, मिडिल का मतलब बराबर ज्योमेट्रिकली सेंटर में आना पड़ेगा, इन बिटवीन का मतलब कहीं भी होगा वो। तो इन बिटवीन न रखते हुए बाहर की तरफ रखा, इधर अलोंग द लाइन। तो क्या यहां पे मुझे कोई ऐसी पोजीशन मिल सकती है जहां पे मुझे 0 फोर्स मिले? सोचें। No. नहीं। बहुत अच्छे बेटा, क्यों क्यों ऐसा होगा कि यहाँ पे हमें 0 फोर्स नहीं मिल सकता? Distance ज्यादा होगा। डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा और एक इंपॉर्टेंट बात है, क्यों का रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा। वेरी गुड। ये जो स्मॉल क्यू है, इसका रिपल्सिव फोर्स डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से कम हो जाएगा, और बड़े वाले चार्ज के हम नजदीक जा रहे हैं तो उसका फोर्स बढ़ जाएगा। तो यहां चॉइस किया गया कोई भी पोजीशन दोनों फोर्सेस को कभी भी इक्वल नहीं कर सकता। अगर इस जगह चॉइस किया गया कोई भी पोजीशन दोनों फोर्सेस को इक्वल नहीं कर सकता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पे वो कभी भी 0 नहीं होगा। इट्स इम्पॉसिबल टू गेट दैट। अच्छा, क्या हम यहां पे ऑब्टेन कर सकते हैं, इधर? यस। No. क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सोचो। वैसे देखा जाए तो इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। अच्छा, वो डिस्टेंस से ज्यादा, मैं तो एक बात यहाँ पे इग्नोर ही कर बैठा कि दोनों चार्जेस रिपल्सिव है ना। जैसे मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ, मैंने इस बात को इग्नोर ही किया, हालांकि वहां वहां पे कोई ऐसी पोजीशन बनेगी ही नहीं। ध्यान से देखें जरा, एक सेकंड रुके। अच्छा, एक सेकंड, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा ना आवाज में? No, sir. ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम इन चार्जेस को बनाते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट बात है।
आपने जो बोला डिस्टेंस ज्यादा होगा वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जस्ट इमेजिन करो बेटा, यहाँ पे मैंने उस क्यू वाले चार्ज को रखा, अब दो फोर्सेस आएंगी ना। देखो ये क्यू जो है ना इसको रिपेल करेगा, ऑफ कोर्स इसको रिपेल करेगा, और ऐसा हल्का सा रिपल्शन मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, लेट्स से ये F1 है। लेकिन ये सोचो कि ये दूसरा वाला क्यू क्या करेगा, 4Q, ये क्या करेगा? रिपल्शन। वो भी रिपल्शन करेगा, मतलब ऐसी ही डायरेक्शन में आएगा और ज्यादा करेगा। यस सर। तो ये दो फोर्सेस तो अपोजिट हो ही नहीं सकते। ये बात तो मैंने इग्नोर ही कर दी पहले वाले एक्सप्लेनेशन के टाइम पे। तो एक्चुअल में तो ये हमें ऐसे सोचना होगा कि ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल हो ही नहीं सकते, सॉरी अपोजिट हो ही नहीं सकते। तो यहां पर तो पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसलेशन है ही नहीं, क्योंकि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है। यस सर। अच्छा बच्चों, अगर हमने ऑन द लेफ्ट साइड चॉइस किया, यहां चॉइस किया, तो क्या होगा? ये प्लस क्यू वाला चार्ज क्या करेगा? रिपल्शन। रिपेल करेगा। तो लेट्स से कि ये F1 इसने रिपेल किया, और ये 4Q वाला चार्ज क्या करेगा? रिपल्शन। ये भी रिपेल करेगा। हो सकता है थोड़ा कम रिपेल करे, थोड़ा ज्यादा रिपेल करे, हो सकता है इक्वल भी रिपेल करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों रिपल्शन का जो डायरेक्शन है वो तो सेम है। तो क्या ये इसे कैंसिल कर पाएंगे? नो। नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हम सर्च कर रहे हैं वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी नहीं आएगा, बल्कि वो इन दोनों चार्जेस के इन बिटवीन ही कहीं आएगा, अगर हम अलोंग द लाइन उसे सर्च करते हैं तो। आगे बेटा बात समझ में? यस सर। ओके। अब इन चार्जेस के कॉम्बिनेशन और अलग अलग बनाए जा सकते हैं, जैसे कि जरा सोचें कि इसी प्रॉब्लम को मैंने हल्का सा चेंज कर दिया और ऐसे कहा, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, लेकिन मैंने इसे हल्का सा चेंज किया। अब मैंने कहा 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +Q और -4Q, एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। बस इसमें से प्लस वाले 4Q को मैंने माइनस वाला 4Q कर दिया। Where should we keep another charge of the magnitude Q to make it in equilibrium? तो let's try to understand. ये अपना +Q चार्ज है। अब ये जो दूसरा चार्ज है ये -4Q है, जैसे बताया जा रहा है। अब चलो मैंने अपना सेंटर, वो जो चार्ज है ना, वो यहां कहीं कंसिडर किया। अब आप सोचो बच्चों कि ये +Q वाला चार्ज इस Q चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अट्रैक्ट। अरे रिपेल करेगा ना रे बेटा, ये +Q, ये भी प्लस ही है ना, ये रिपेल Yes, sir. करेगा ना। तो यस क्या सर। रिपल्शन इधर दिखाएंगे? यस सर। लेट्स से कि ये F1 हो गया। अब ये -4Q चार्ज इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा, और उसका अट्रैक्शन आप ऐसे दिखाओगे, और ये F2 हो गया। अब कमाल की बात ये है कि यहां इन बिटवीन कोई भी पोजीशन अगर मैं चॉइस करता हूं, कोई भी पोजीशन, तो वो सारी पोजीशंस में ये फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आएंगे। यस सर। तो क्या ये एक दूसरे को कहीं नलीफाई और कैंसिल कर पाएंगे? नो। नहीं। इसका मतलब जो नल पॉइंट हम सर्च कर रहे हैं वो इन बिटवीन द चार्ज कहीं नहीं आएगा। करेक्ट हो Yes. गई बात? फिर हमने सोचा कि चलो भाई बाहर सर्च करते हैं, बाहर ढूंढते हैं, यहां ढूंढते हैं। तो मैंने इस चार्ज को यहां लाके रखा, ठीक है। अच्छा, अब ये स्मॉल क्यू चार्ज इस +Q वाले को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल करेगा। तो क्या इसका रिपल्शन बच्चों हम ऐसे दिखा पाएंगे, हल्का सा? Yes. अच्छा, ये -Q क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट। करेगा, तो ये ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो यस हमको सर। यहाँ पर एक चीज अच्छी मिली कि दोनों फोर्सेस अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए तो हमारी थोड़ी सी उम्मीद बढ़ गई। हाँ भाई, यहाँ कहीं इक्विलिब्रियम आ सकता है क्या? लेकिन हम जब और डिटेल में जाते हैं और तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दोनों फोर्सेस इस जगह पर कहीं भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम लाने के लिए फोर्सेस इक्वल भी होने चाहिए और अपोजिट भी होने चाहिए। तो यहाँ फोर्सेस अपोजिट तो आएंगे, जरूर आएंगे अपोजिट, लेकिन वो इक्वल नहीं हो सकते। और उसका रीजन बड़ा सिंपल है, जो आपने पहले बताया था मुझे, कि आप बड़े मैग्नीट्यूड के नजदीक हैं और छोटे वाले चार्ज से दूर हैं। तो वैसे भी वो चार्ज छोटा है, आप उससे दूर चले जाओगे तो उसका फोर्स और कम हो जाएगा। और ये चार्ज वैसे भी बड़ा है, आप इसके नजदीक आओगे तो इसका फोर्स और ज्यादा हो जाएगा। सो दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। यस सर। तो क्या हमें Yes. यहां पर कहीं इक्विलिब्रियम मिल पाएगा? नो। बिल्कुल नहीं। नो सर। तो लाइकली चांस अलोंग द लाइन, अगर हम सर्च करें अलोंग द लाइन, तो लाइकली चांस ऑफ गेटिंग द इक्विलिब्रियम कहां हो सकता है?
Close to plus. यस, क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज। ये एक लाइन दिमाग में अच्छे से बिठाइए, क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज ही होगा वो। तो यहां कहीं मैंने इसे चॉइस किया। अब ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ये इसको क्या करेगा? Repel. रिपेल करके इधर भगाएगा। लेट्स से ये फोर्स F1 हो गया। और ये जो नेगेटिव -4q वाला चार्ज है ये क्या करेगा? Attract. अट्रैक्ट करके ऐसे करेगा। अब क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए? Yes, sir. यस। क्यों? Yes. क्योंकि हम छोटे चार्ज के नजदीक हैं और बड़े चार्ज के दूर हैं। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट क्रिएट हो गया जिससे फोर्सेस इक्वल होने के चांसेस हैं। तो ये इन बिटवीन वाली सारी पोजीशंस हटा दो, यहाँ पे फोर्स कहीं भी जीरो नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो लाइकली चांस हमारा ये है। अब सोचते हैं बेटा कि इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ये वैसे भी 4 मीटर है। जो चार्ज हमने चॉइस किया कहीं और दूर x वाली पोजीशन पे चॉइस किया। अगर आप फोर्स F1 बड़े ध्यान से लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज भी Q, सामने वाला चार्ज भी Q, डिस्टेंस हो गया x का स्क्वायर। जबकि आप फोर्स F2 लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q इंटू Q। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बच्चों आप डिस्टेंस लिखेंगे 4 + x का स्क्वायर। वेरी गुड, शाबाश। 4 + x का स्क्वायर लिखना होगा, वेरी गुड। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाए, हमारा इंटरेस्ट तो यही है। नेट फोर्स 0 होने के लिए डायग्राम से हमें यह पता चल रहा है कि ये दोनों फोर्सेस वैसे भी अपोजिट हैं। 0 का क्लेम उस वक्त होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो कंडीशन हम लगा देंगे F1 = F2। बस वैल्यूज पुट अप कर लें, खत्म हो जाती है बात। सो वी विल बी गेटिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। On the other side 1/4 pi epsilon naught, this will become 4q का square divided by 4 plus x का square. Cancel out the terms which can be cancelled. ठीक, and just make the solution, you'll get your answer. तो इस बार यहाँ आएगा 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 plus x का स्क्वायर। पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट करें। 1/x 2 डिवाइडेड बाय 4 plus x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 4 plus x is equal to 2x. आंसर आएगा x is equal to 4 मीटर। Okay with this? Yes, sir. So this is how we can manage the solution. अब मैं एक और क्वेश्चन बच्चों यहाँ आपके सामने रखता हूं, जरा ध्यान से इसको आंसर करने की कोशिश करें। तो इक्विलिब्रियम कहां आएगा ना, ये हमें सर्च करना होगा। ये कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी। ये पूरी तरीके से इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने चार्जेस का जो कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया है वो कैसा है। अब जैसे यहां देखें, Now we have 2 point charges, एक -q है और एक +2q है। Let me just consider that. ये हो गया -q, दूसरा चार्ज let's take +2q। इनका कुछ सेपरेशन एक्सपेक्टेड है, चलें कुछ सेपरेशन होगा, ठीक है। Where should a third point charge be placed so that it is in equilibrium? तो तीसरा चार्ज आप कहां रखोगे? ऑप्शन देखें। On the line joining the two charges on the right of +2q, इधर रखो बोल रहा है वो, इधर। चलो चेक करते हैं। अगर मैंने तीसरा चार्ज यहां रखा और तीसरा चार्ज पॉजिटिव लेना है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो पॉजिटिव ले लेते हैं। बच्चों ये नेगेटिव वाला चार्ज क्या करेगा? इसको Attract. करेगा। और ये पॉजिटिव वाला चार्ज क्या करेगा? Repel. क्या रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा? Yes, sir. क्योंकि एक तो तुम बड़े चार्ज के नजदीक हो, क्लोज। एक तो चार्ज बड़ा और ऊपर से तुम नजदीक हो, तो ज्यादा मार खाओगे। गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. तो ये अपोजिट तो हो गए लेकिन ये इक्वल हो ही नहीं सकते। सो यहां पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं आ सकती। नो, कैंसल्ड। इस जगह नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नहीं चला गया। ऑप्शन बी देखें। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऑन द लेफ्ट ऑफ -q, यहां। तो चले मैंने चार्ज को यहां कंसिडर किया, इधर। तो ये +q चार्ज है अपना। अच्छा, ये -q वाला चार्ज अब क्या करेगा? इसको Attract. करेगा। तो लेट्स से कि इसका अट्रैक्शन ऐसा है। और ये +2q वाला चार्ज क्या करेगा? इसको। Repel. क्या ये इक्वल हो सकते हैं? Yes.
हो Yes. सकते हैं इक्वल, क्योंकि आप छोटे चार्ज के नजदीक हो और बड़े चार्ज के दूर हो तो फोर्सेस इक्वल हो सकते हैं। तो लाइकली चांस है कि यहां पर आपको इक्विलिब्रियम मिल जाए, आपका ये ऑप्शन आ गया। बट वी विल चेक वन मोर, आगे का भी चेक करते हैं। अगर यहां नहीं रखते हुए मान लो हमने बीच में कहीं रखा, बिटवीन, बिटवीन का मतलब एग्जैक्टली मिडिल नहीं, इन बिटवीन समवेयर कहीं भी रखा, चलो यहां रखा, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा बच्चों? Attract. अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? Repel. रिपेल। तो उसका रिपल्शन भी इधर ही दिखाना पड़ेगा। ये तो अपोजिट होंगे ही नहीं, दे कांट बी अपोजिट, है ना? Yes. Yes. अब जब वो अपोजिट नहीं होंगे तो इसका सीधा मतलब है कि कैंसल आउट नहीं हो सकते। तो इन बिटवीन कोई ऐसी लोकेशन, कोई ऐसी पोजीशन हमें देखने को नहीं मिलेगी जहां पे हमें इक्विलिब्रियम का रेफरेंस मिले। तो ये भी गलत हो गया, मतलब ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। वैसे ऑप्शन आ चुका है, एट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग -q एंड +2q। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बाइसेक्टर पर कहीं भी, बाइसेक्टर पर कहीं भी, मतलब ये अरेंजमेंट मैं थोड़ा सा आपको बना के बताता हूं। ये -q चार्ज है और ये अपना +2q चार्ज है। अब इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ना ये है। अब ये जो मैंने बराबर बीच में वर्टिकल लाइन निकाली ना, ये राइट एंगल्ड बाइसेक्टर जिसे हम बोलेंगे, ये लाइन पे कहीं भी रखो बोल रहा है वो चार्ज को। तो चलो मान लेते हैं मैंने यहां रख के देखा, ठीक है, तो यहां हमने चार्ज रख दिया। अच्छा अब ये तो बताओ कि ये -q चार्ज इसे क्या करेगा? Attract. अट्रैक्ट करेगा। तो उसका अट्रैक्शन जो है ना बेटा इस लाइन पे चलेगा, करेक्ट है ना? ये होगा। Yes. अच्छा ये +2q चार्ज क्या करेगा? Repel. और उसका जो रिपल्शन है ना बेटा वो ये लाइन पे चलेगा, अगर तुम ध्यान से समझो तो वो तो इधर जाएगा, ठीक है ना? और ये इक्वल भी नहीं होंगे अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपने तो बाइसेक्टर पे रखा, डिस्टेंसेस सेम हो गए। अब इसमें से एक चार्ज बड़ा है एक चार्ज छोटा है, तो ये इक्वल भी नहीं होंगे। क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मैं इनके कंपोनेंट्स भी बनाता हूं तो कोई भी कंपोनेंट पूरी तरीके से एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा। सो इसका सीधा मतलब है कि ये भी जो पॉसिबिलिटी हम सर्च कर रहे थे ये भी गलत है। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वी मे गेट द करेक्ट ऑप्शन बाय दिस वे। ओके, सो हमेशा याद रखें कि हम इक्विलिब्रियम जब सर्च करते हैं तो वो हमें सर्च करना पड़ेगा एक्चुअली। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय जस्ट अ रैंडम अजम्पशन कि हाँ हमेशा बीच में आता है, हाँ हमेशा राइट में आता है, यहाँ हमेशा लेफ्ट में आता है, ऐसा नहीं। उसके लिए हमको बाकायदा पूरा यू में से एनालिसिस करना होगा कि कहाँ फोर्सेस इक्वल हो सकते हैं और कहाँ अपोजिट हो सकते हैं। अब जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम इसमें और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करेंगे। हम बोलेंगे भाई वो पोजीशन, सारी पोजीशंस बताओ जहां इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो हो सकता है वो एक सर्कल का शेप ले ले और बहुत कुछ, ठीक है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। फिलहाल मैं सिर्फ अलोंग द लाइन वाले प्रॉब्लम आपके सामने रख रहा हूँ। क्लियर हो गया बच्चों ये? Yes, sir. हाँ, इक्विलिब्रियम की एक जनरल लोकेशन बताते हुए एक फॉर्मूला जनरली यूज किया जाता है कि भाई जनरल लोकेशन इक्विलिब्रियम की कहां है। सो यू मे हैव दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला। देखें जरा, ये देखें अब वर्कआउट होता है क्या, काम में आता है क्या। ऐसा एक फॉर्मूला है, इक्विलिब्रियम कहां आएगा। हमेशा याद रखिए ये जो x डिस्टेंस है ये छोटे चार्ज से गिना जाएगा, स्मॉल चार्ज से। आइए यहां पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, मैं यहां से इसे हटा देता हूं, किसी दूसरी पोजीशन पे ले आता हूं। तो लेट्स ट्राई। अब प्रॉब्लम नंबर 1 में d जो है d ये 4 मीटर है, यहां से लेके यहां तक कितना हुआ? 4 मीटर। 4. Q1 चलो अज्यूम करते हैं +q और Q2 अज्यूम करते हैं +4q, ठीक है, ओके। Yes, sir. तो लेट्स ट्राई टू गेट द आंसर। x का कैलकुलेशन करते हैं। x इज इक्वल टू, तो d हो गया 4 डिवाइडेड बाय, ये अंडर रूट में चल गया 4 डिवाइडेड बाय 1। अब यहां पे दो साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम लगाएंगे प्लस। क्यों? पॉजिटिव जो साइन है ये उस वक्त अप्लाई होगी जब दोनों चार्जेस एक जैसे नेचर के होंगे, यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। और नेगेटिव साइन ये उस वक्त लगाएंगे जब हम चार्जेस कैसे देखेंगे,
अनलाइक चार्जेस। अनलाइक का मतलब समझ रहे हो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये प्लस वाली साइन हम कब लगाएंगे, जब बोथ द चार्जेस आर Like Like. charge. लाइक का मतलब समझे, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों के दोनों नेगेटिव, उसे लाइक माना जाएगा। और इस फॉर्मूले में जो माइनस साइन है वो कब लगाएंगे, Unlike charges. अनलाइक चार्जेस की assumption में माइनस लगाएंगे। बात समझ आई। अब ये वाला प्रॉब्लम आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो लाइक चार्जेस हो गए। ठीक हो रही है Yes. बेटा। तो आइए अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर थोड़ा सा मैं करेक्शन कर लूं, ये स्क्वायर रूट यहां खत्म हो जाता है, फिर साइन आएगी प्लस की क्योंकि दोनों चार्जेस लाइक थे, फिर उसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा 1। अब कैलकुलेशन पूरा करें, 4 डिवाइडेड बाय, ये 4/1 तो 4 हो गया, रूट से बाहर 4 आया, कितना हुआ 2. +1, आंसर आया 4/3 और ये आंसर हो गया 1.33 मीटर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वही आंसर था, बच गया कैलकुलेशन पूरा, डायरेक्ट आ गया। समझ आई बात। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ये डिस्टेंस कहां से हो Small रहा है, Small. याद रखना है। Small magnitude charge. स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज से लेना है, ऑलवेज measured from the charge of small magnitude। पढ़ पा रहे हो ना आप ये? Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, अब ये डिस्टेंस हमें पता चला, लेकिन वो जगह कहां होगी जहां ये आएगा, वो लोकेशन कहां होगी जहां ये आएगा, वो हमको लॉजिकली तय करना पड़ेगा। अब स्मॉल मैग्नीट्यूड से ये डिस्टेंस यहां भी मेजर हो सकता है, ये राइट में भी मेजर हो सकता है, ऊपर भी मेजर हो सकता है, नीचे भी मेजर हो सकता है, तो ये कहां करना पड़ेगा, ये हम तय करेंगे। ये हम इस बात से जस्टिफाई करेंगे कि कहां फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हो पाएंगे। ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल इवैल्यूएशन हो गया। बात समझ आई बेटा? Yes, sir. अब यही कैलकुलेशन मैं करना चाहता हूं इस सिचुएशन के लिए जहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। आए फॉर्मूला मैं रिपीट कर दूं यहां पे, ठीक है। x इज इक्वल टू टोटल सेपरेशन अंडर रूट में, अगर मैं गलत नहीं हूं Q2 डिवाइडेड बाई Q1 -1। +1 नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि इस बार चार्जेस कैसे चॉइस किए, Unlike. अनलाइक। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, अब इसको मैंने ऐसे ही सॉर्ट आउट करके पूरा बनाया है। अब उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूं कि ये कैसे बना, बट ये इसी तरीके से बना हुआ है। जब मैंने इसमें नंबर सब्स्टिट्यूट नहीं किया तो फाइनल आंसर ऐसे आएगा। अब देखते हैं, d तो था 4 डिवाइडेड बाय, ये 4 डिवाइडेड बाय 1, मैग्नीट्यूड में देखे ना आप, Q2 4 है, -4 को मैंने बस 4 लिया और ये Q1 को मैंने 1 ले लिया। बात आई समझ में बच्चों? Yes, sir. है ना, पहले भी वैसे ही किया था। बाहर -1 लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया बेटा 4 डिवाइडेड बाय 2 - 1, सॉल्यूशन हो गया 4 मीटर। देखो तो वही आंसर आया। Yes, तो sir. ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन अपना बच जाता है अगर आप ये एक बात याद रख पाए। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी मेजर्ड फ्रॉम द चार्ज ऑफ अ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, प्लस विल बी used when the charges of like nature and minus will be used when the charges are of unlike nature। ठीक है, बट where this distance will be measured ये हमको लॉजिकली बाद में फिर तय करना होगा। आगे बच्चों बात समझ में? Yes, sir. चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर में नहीं लिया, वो सब मुझे ख्याल करके फिर आगे बढ़ना है। ओके, let's take this one। Now here we have been given two equally charged identical small metallic spheres A and B, and they repel each other with a force of 2 × 10⁻⁻5 Newton। ठीक, another identical uncharged sphere C is touched to B and then placed at the midpoint of line joining A and B। What is the net electric force on C? ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये नहीं बताया इसने कि ए बी पर कितना चार्ज है, नहीं बोला उसने। चार्ज का एक्चुअल मैग्नीट्यूड उसने हमको नहीं बताया। अगर आप ध्यान से देखो तो उसने बोला खाली इक्वली चार्ज है।
आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स बोला है, और वो रिपेल कर रहे हैं, मतलब जो भी चार्जेस होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन इसका फोर्स इसने जरूर बता दिया, ठीक है। डिस्टेंस भी उसने नहीं बताया हमको कि कितना है, करेक्ट है। Yes, sir. हाँ, तो एक जनरल प्रोस्पेक्टिव अगर मैं यहां पे क्रिएट करता हूं, तो लेट्स से बेटा कि ये ए स्फीयर है जिस पर कुछ चार्ज हो सकता है, हमें पता नहीं, बस मैं एक पॉजिटिव साइन यहां पे लगा देता हूं, या चलो मान लेते हैं कि इस पे प्लस क्यू चार्ज है, और एक बी स्फीयर है, ये भी पॉजिटिव साइन, और इस पे भी कुछ प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच में कोई सेपरेशन है, दैट सेपरेशन वी कैन जस्ट इमेजिन इज डी। अब जो फोर्स इनके बीच में डेवलप हो सकता है वो हमें बताया गया है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q इंटू क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो भी सेपरेशन है वो डी का स्क्वायर। अब ये फोर्स मैग्नीट्यूड में कितना बताया है इसने, 2 इंटू 10⁻⁻5, जैसे क्वेश्चन में बोला है, ये ठीक हो गई बात। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हो जाता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसे ही यूज करना पड़ेगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमको मिलेगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9 इंटू 10⁻4। देखें ये सॉल्यूशन करेक्ट है ना, ठीक हो गई बच्चों बात। Yes, Yes, sir. sir. अब हमारे पास एक तीसरा स्फीयर है सी, जो कि पहले से चार्ज नहीं है, उस स्फीयर को ले जाके हम बस बी के साथ टच करते हैं, बस बी को छू लेते हैं, और फिर ले जाके ए बी के बीच में रखते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि सी पे कितना फोर्स आएगा, सी पे जो नेट फोर्स आएगा ना वो कितना होगा, इसको जस्टिफाई करो या इसका एक्सप्लेनेशन दो। तो बच्चों जब हमने सी स्फीयर को यहां बनाते हैं, सी स्फीयर को जो है ना, जो कि पहले से खाली था, एम्प्टी था, हल्का सा इसको टच कर दिया आपने बी के साथ, तो क्या वो बी के कुछ चार्जेस को शेयर कर लेगा? Yes, sir. Yes. हाँ, तो कितने चार्जेस शेयर हो जाएंगे जरा बता सकते हैं आप मुझे? 2/2. वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो अब यहां पर है प्लस क्यू जो कि ए स्फीयर है, यहां पर है बी स्फीयर, अगर ध्यान से देखा जाए ना तो ये सी को टच करने के बाद बच गया प्लस क्यू बाई 2, है कि नहीं? Yes, sir. इसके आधे चार्जेस कौन लेके निकल गया? C. सी स्फीयर इसके आधे चार्जेस लेके निकल गया। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस गिने तो ये भी डी है, सॉरी ये भी डी बाई 2 है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस गिने तो ये भी डी बाई 2 है, बिकॉज वी आर जस्ट कीपिंग इट इन द मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। आप जरा सोचें बेटा कि ये इसको क्या करेगा, ये ए वाला इसको क्या करेगा? Repel. रिपेल करेगा, ऑफ कोर्स। तो इसके रिपल्शन को हम ऐसे दिखा देते हैं, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, जो कि रिपल्शन होगा। लेकिन आप मुझे ये बताएं बी क्या करेगा? Repel. वेरी गुड, ये भी रिपेल करेगा, तो ये से ऐसे बता देते हैं, ये हो जाएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और ये भी रिपल्शन। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें, सोचें, समझें, तो क्या नेट फोर्स हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए माइनस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। क्यों माइनस लगाया, समझे आप? Yes, sir. Yes, sir. वेरी Opposite. गुड, दे आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। सो इसे हम बस माइनस कर लेते हैं और मैग्नीट्यूड में ही पूरा करते हैं। सो दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी ए। तो सी और ए का चार्ज, तो ए का तो क्यू है, इनटू सी का चार्ज है क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में सेपरेशन डी बाई 2 है, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे डी स्क्वायर बाई 4, फिर माइनस करेंगे, करेक्ट है बात? Yes, sir. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस बार सी का चार्ज भी क्यू बाई 2 है और बी का चार्ज भी क्यू बाई 2 है, और डिस्टेंस तो फिर एक बार हमेशा की जैसा ही डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फैक्टर को बाहर लेके कॉमन कर देते हैं, फिर उसके बाद ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, ये 4 भी ऊपर चला जाएगा, तो उस 4 को कॉमन लेके बाहर कर देते हैं। यहां क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, यहां क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 4, करेक्ट है?
Yes, sir. So if we just try to solve and simplify it, तो मैंने कॉमन लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 भी मैंने कॉमन ले लिया। चलो ब्रैकेट में बच गया q² डिवाइडेड बाय 2d²। Yes, sir. या एक और हल्का सा काम करते हैं कि बिफोर वी डू दिस, इस 4 को थोड़ा अंदर ही रखते हैं और जब सिंप्लीफाई हो जाए तो उसके बाद बाहर लाते हैं। ये 4 ऊपर था, माइनस दूसरे साइड में हमको मिलेगा 4q² डिवाइडेड बाय 4d²। क्या कहते हो, सही है? Yes, sir. दिस 4 विल गो अप, दिस 2 मल्टीप्लाइड बाय एंड सो ऑन। अब यहां छोटा मोटा कैंसिलेशन, जैसे कि ये 4 कट गया, ये 4 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 2। ठीक है, अब ध्यान से देखें, वी आर जस्ट एंडिंग टू द प्रॉब्लम। ये हो गया 9 इंटू 10⁻9, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ q² बाई d² माइनस q² बाई d²। करेक्ट जा रहे हैं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. q² बाई d²। ठीक है, बट व्हाट इज q² बाई d²? दिस मच, 2/9 इंटू 10⁻4। अभी तो निकाला था हमने। Yes, sir. So let's just continue. F net is equal to, this is 9 into 10⁻9 multiplied by, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2q² बाई d² में से एक q² बाई d² गया तो एक बच गया। Yes, sir. तो चलें q² बाई d² लिख देते हैं यहाँ पे फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब F net पे आते हैं, सो ये हो गया 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 2/9 इंटू 10⁻5। करेक्ट? सॉरी 5 नहीं, 4। ठीक चल रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बस कैलकुलेशंस पूरा करें, दैट्स इट, यू आर डन। ये 9 और ये 9 कट गया एंड योर फाइनल आंसर अपीयर्स टू बी 2 इंटू 10⁻13। करेक्ट जा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. न्यूटन। इतना आंसर इसका एक्सपेक्टेड होगा। ओके, सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, अच्छा सवाल था। अब मैं थोड़ा सा यहाँ इसकी वेरिफिकेशन कर लूं। पहले फोर्स बहुत कम था, -5। अरे हमने कुछ गलती की, हाँ यहाँ पे हमने मिस्टेक की बेटा। ये देखो ना, यहाँ मिस्टेक है ना, q² बाई d²। जब ये फैक्टर हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो ये -9 भी तो नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में। जब वो न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा, if I'm not wrong, so this should be taken as -14. Check it out. चेक करो, ये -9 पहले डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर जब न्यूमरेटर में आएगा तो -9 बन जाएगा, +9 वाला टर्म, -5 -9। सही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये मेजर मिस्टेक हुई कैलकुलेशन में। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आंसर सरप्राइजिंग ही लगा, ऐसे कैसे आया। लेट्स कंटिन्यू। तो ये -14 हो गया। अब आंसर फाइनल करो, सिर्फ पावर हमारी मिस्टेक हो रही थी। -5. -5 मतलब जितना था उतना ही रहा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, सेम ना। Yes, sir. बट ये जो निकाला ना हमने, ये सी पे निकाला है, ये म्यूचुअल नहीं निकाला हमने। ठीक है ना, ये सिर्फ सी पे निकाला है हमने। फोर्स ओनली ऑन द मिडिल स्फीयर, द चार्ज्ड, the uncharged sphere which we touch to the sphere B and then we keep it at the middle, उस पे निकाला है। Anyhow, the main you may say requirement of this question is to give you the central theme, give you the central idea कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ओके, चलते हैं एक और देखते हैं, एक और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं सारे क्वेश्चन ये। Yes, sir. Yes, sir. लेट्स टेक अनदर। नाउ दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन रिसेंटली नीट और जेई के एग्जामिनेशंस, दोनों एग्जामिनेशंस में रिसेंटली पूछा गया है।
हाउएवर जब जेई में पूछा गया था तो रादर यूजिंग 3 चार्जेस उन्होंने 4 चार्जेस का यूज किया था. लेट्स ट्राई. Now 3 equal point charges, that is plus q, and they are moving in a circle of radius r, and a point charge minus 2q is placed at the center of the circle as shown in the figure. So you have been provided with a figure here. तो ये ध्यान लगाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज हमने थोड़ा बहुत कॉलेज में भी इससे रिलेटेड सीखा है, तो you may feel a connecting link. If charges are revolving with a constant and same speed in the circle, then calculate the speed of charges. Charges की speed निकाले बोल रहा है. बच्चों याद करो, मैंने आपको एक बेसिक बात बताई कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो उसके सर्कल में घूमने के लिए उसको एक नेसेसरी फोर्स की जरूरत होती है. Centripetal force. हाँ, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. बगैर सेंट्रीपिटल फोर्स के तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता. इनफैक्ट अभी हमें रोटेशनल डायनेमिक्स वाला चैप्टर कवर करना है तो वहां बहुत डिटेल में ये चीजें आएंगी, बट कुछ ग्लिम्स, कुछ आइडियाज मैंने आपको वैसे बता दिए. अब जिन स्टूडेंट्स का रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर हो चुका है और वो अगर ये लेक्चर देखेंगे तो उनको फौरन ही ये बात क्लिक हो जाएगी कि भाई सर्कल में घूमने के लिए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स रादर एमएसए इज नेसेसरी, कंपलसरी. तो यहां पर वो कहां से आ रहा है? तो बेटा ध्यान से देखो ना, तो ये जो चार्ज है ना, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. Yes, sir. और इनके अट्रैक्शन की वजह से वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे डेवलप हो जाएगा. एंड दे आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड, घूम रहे हैं बस वो. ठीक है. Yes, sir. अब मेरे माइंड में एक और बात आ रही है कि इनके अट्रैक्शन के अलावा ये आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं क्या? नहीं. ऐसा भी हो सकता है कि ये आपस में इंटरेक्ट करें. ये प्लस क्यू और ये वाला प्लस क्यू भी तो रिपेल करेगा एक दूसरे को. Yes, sir. Yes. अब उसका रिपल्शन ऐसे जाएगा, इसका रिपल्शन ऐसे जाएगा. Yes, sir. भी हो सकता है. Yes. तो ये भी एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या क्वेश्चन में इस बात को कंसीडर किया गया है या सिर्फ -2q के पॉइंट ऑफ रेफरेंस में लिया गया है? थोड़ा सा इसमें मुझे श्योर होना है. ओके, एक सेकंड रुके. यस, सो वी वर डिस्कसिंग अ पॉइंट कि अगर हम सिर्फ ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का रेफरेंस देखें तो ये तो अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को रेफर करेंगे तो ये रिपेल भी करेंगे. तो हमको ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ फोर्स यहां पे बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा. आए देखते हैं कि कैसे कैसे ये काम होगा. तो सबसे पहली बात बच्चों, इन दोनों चार्जेस के बारे में आप सोचें. इन दोनों चार्जेस के बारे में, ये तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? Repel. Repel. ठीक है ना, दे विल रिपेल ईच अदर. अब अगर ये रिपेल करते हैं तो इनका फोर्स मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, लाइक दिस. लेट्स से कि इस फोर्स को मैं फिलहाल F कॉल करता हूं. अच्छा, फिर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? Repel. Repel. ये भी रिपेल करेंगे फॉर श्योर. ये ऐसे रिपेल करेंगे. लेट्स से कि मैं इसे भी अभी F लिख देता हूं. ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड. यस, सो वी वेर ऑन अ पॉइंट दैट कि ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे. नो बट व्हेन वी आर इंटरेस्टेड टू राइट दिस पर्टिकुलर फोर्स, तो हमको एक और चीज कंफर्म करनी पड़ेगी कि इन दोनों चार्जेस का डिस्टेंस कितना है, चाहे आप यहां से मेजर कर लें या चाहे यहां से मेजर कर लें. सो लेट्स से कि ये डिस्टेंस a है, साइड लेंथ a, और ये भी मैं ऐसे मानता हूं कि a है. लेकिन अब पहले a निकालना पड़ेगा हमको, because while I am interested in writing of F, that will become 1/4 pi epsilon naught charges का मैग्नीट्यूड q यानी कि q का स्क्वायर हो गया and then divided by a का स्क्वायर. बट ये a है कितना, इसको फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम लोग यहाँ पे एक सीधा परपेंडिकुलर बना देते हैं ऐसे. ऑफ कोर्स ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये एंगल कितना होगा बता सकते? 60 degree. नहीं, मैंने हाफ लिया बेटा. 30, शाबाश. तो बेटा ये साइड कितनी होगी अगर यहां से लेके सिर्फ यहां तक मेजर करेंगे तो? a/2 है ना. अब इस ट्रायंगल में आप क्या करें, cos 30 ले लें. cos 30 ये छोटे से ट्रायंगल में, तो cos 30 जब आप यहां पे लेंगे सो दिस विल बिकम a/2 डिवाइडेड बाय r. सही जा रहे हैं? a/2 डिवाइडेड बाय r. करेक्ट है बच्चों?
Yes, sir. अच्छा, फिर cos 30 कितना होता है? AR/2. √3/2 a डिवाइडेड बाय 2r, करेक्ट है? Yes, sir. तो यहां से ये 2 फैक्टर और 2 फैक्टर कैंसिल हो गया और हमको a मिल गया r√3। चलिए बढ़िया। अब इसको आप यहां सब्स्टिट्यूट करें पहले ताकि हमको f मिल जाए। सो द कैलकुलेशन ऑफ f विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया बेटा q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा 3r²। करेक्ट हो गई बेटा बात? Yes, sir. नाउ थिंक ऑन इट लाइक दिस कि ये वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा है ये अलोंग दिस लाइन आ रहा है और ये वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आ रहा है ये अलोंग दिस लाइन आ रहा है, तो सबसे पहले तो इनका रिजल्टेंट भी बनाना पड़ेगा। तो इनका रिजल्टेंट बनाने के लिए हम ये पैरेललोग्राम ट्रेस करेंगे, ये चला पैरेललोग्राम इधर और इनका रिजल्टेंट हो गया बेटा ऐसा। लेट्स से कि ये रिजल्टेंट मैं फिलहाल बोलता हूं FR। ऑफ कोर्स ये टोटल एंगल हम मेजर करेंगे ना बेटा, ये 60 हो जाएगा। ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ टोटल 60 है ये, ठीक है? Yes, sir. तो पहले तो रिजल्टेंट निकालते हैं। चले मेरी हेल्प करें, बताएं रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे हम लोग? अंडर रूट में F square शाबाश, F दूसरे वाला square f का स्क्वायर प्लस शाबाश 2 टाइम्स ऑफ F cos 60 cos 60। cos 60 कितना होता है? √3/2. cos 60 गलत, √3/2 ही होता है, हाफ होता है। मतलब cos 60 का हाफ और ये आपस में कट गए। इस f रिजल्टेंट को अगर हम लिखेंगे तो ये अब ऐसा नजर आएगा, f² प्लस वापस से फिर f², Yes, sir. ठीक है? तो ये रिजल्टेंट, हालांकि ये हमको डायरेक्ट बोलने आना चाहिए, कितना होगा? √3. सो f रिजल्टेंट एट द एंड कितना आया? √3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² डिवाइडेड बाय 3r²। ठीक हो गई बच्चों बात? Yes, sir. अच्छा, ये Yes, जो 3 है ना, इसको भी हम √3 लिख सकते हैं, √3 into √3। और अगर हमने ऐसा किया तो एक √3 कैंसल आउट हो जाएगा। फिर रिजल्टेंट क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² डिवाइडेड बाय √3r². √3r²। चले, ये जो फोर्स आया ना बेटा, ये रिपल्शन का फोर्स आया बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग चार्जेस। लेकिन यहां सेंटर में एक -q चार्ज इस +q चार्ज को अट्रैक्ट भी तो करेगा। Yes, sir. तो उस फोर्स को अगर मैं दिखाता हूं बेटा, तो ये इसी लाइन पर ऐसे आने वाला है, ये यूं, ये अट्रैक्शन का फोर्स मैं इसे बस FA बोल देता हूं, ठीक है? Yes, तो sir. यहां जो अपना +q चार्ज है उसके साथ ये मामला होगा कि ये -2q वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। अब बच्चों अगर ये अट्रैक्शन वाला फोर्स आप मुझे बताएं तो आप कैसे लिख पाओगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज है q, 2q, दूसरा चार्ज है q। मैग्नीट्यूड में नेगेटिव तो नहीं लगाते हम, आपको पता ही है। डिवाइड बाय इनका सेपरेशन क्या है? r है। यहां और यहां इनका डायरेक्ट सेपरेशन r है। कोई दूसरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन या ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है यहां पे। तो ये जो फोर्स है, सॉरी फॉर FR, ये जो फोर्स है ये FA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहा हूं मैं ये। तो फाइनली इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम लिख पाए तो ये ऐसा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स ऑफ q² डिवाइडेड बाय r²। अब बच्चों मुझे एक बात बताएं आप कि ये जो तीनों चार्जेस हैं ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करके इधर एक रिजल्टेंट बना रहे हैं और ये -2q वाला चार्ज इस चार्ज को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस पे नेट फोर्स कितना आया? 0. नहीं, 0 उस वक्त होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। क्या ये दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं? नहीं है। तो नेट फोर्स जो बनेगा ना, FR minus FA. वेरी गुड, ये इन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। अब मैं जब इसको देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि FA ज्यादा है। देखो यहाँ 1/√3 से डिवीजन चल रहा है जबकि यहाँ 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो बेटा जब हम इसका नेट फोर्स लिखेंगे ना, लेट मी राइट दैट नेट फोर्स हियर। तो नेट फोर्स जो है ये
एफ ए माइनस एफ आर हो जाएगा। एफ आर माइनस एफ ए नहीं करना, क्योंकि ये बड़ा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लीकेशन है, जबकि यहाँ 1/√3 से डिवीजन है, बाकी सब सेम है। Yes, sir. अच्छा, जब हमने ये काम किया तो हम देखेंगे बेटा इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये फैक्टर पूरा कॉमन आएगा दोनों में से, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1/√3। अगर मैं गलत नहीं हूं देख लो। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, अब आपने ये भी देखा कि इसमें बड़ा कौन है, एफ ए। Yes, sir. मतलब नेट फोर्स इस चार्ज पर ऐसा सेंटर की तरफ आएगा कि सेंटर से बाहर आएगा? सेंटर एफ ए बड़ा है, एफ आर छोटा है, Center की तरफ. सेंटर की तरफ। तो किसी भी घूमती हुई चीज पर सेंटर की तरफ आने वाला फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कैपिटल सेंट्रीपेटल फोर्स। कैपिटल तो सीधी सीधी बात है कि ये जो एफ नेट डेवलप हुआ है ये दरअसल कुछ और नहीं है, बल्कि क्या बन गया ये? Centripetal force. अब आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करें, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर बाय वेरी गुड, mv स्क्वायर बाई आर इक्वल एफ नेट, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल एफ नेट हमने अभी अभी निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर था डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं, आर स्क्वायर था, 2 माइनस 1/√3 था। Yes, sir. करेक्ट है? हाँ। जस्ट नाउ वी हैव डिटरमाइंड इट। अब इसमें से हमको सिर्फ वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले कुछ कैंसिलेशंस कर लेते हैं। ये आर कैंसिल हो गया यहां से, ये मास नीचे ले जाएं, तो वेलोसिटी का स्क्वायर हमको मिल पाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया बच्चों क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये मास नीचे आ गया एम आर, फिर हो गया 2 माइनस 1/√3। अब v निकालना है तो हमको ये सारे का सारा टर्म अंडर रूट में डालना पड़ेगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर एंड देन इन अंडर रूट 2 माइनस 1/√3। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये फाइनल आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसमें काफी कुछ एनालिसिस हमें करना था, तब जाकर के हम कंक्लूडिंग पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। जो मेजर कंसर्न मुझे लगा वो बस ये लगा कि नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन भी साइमल्टेनियसली यहां मिल रहा है और सराउंडिंग पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हुए एक रिपल्सिव फोर्स बना रहे हैं, तो हमको नेट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ा। अब आप एक चीज महसूस कर रहे हैं बच्चों की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते वक्त हमको वेक्टर्स बहुत रिगरसली अप्लाई करना पड़ता है। Yes, sir. वेक्टर्स अगर हमारा ये चैप्टर वीक है, हमारे कंसेप्ट्स वेक्टर में कमजोर हैं, तो हम बहुत बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। भले हमको कूलम्स लॉ आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आगे की सारी चीजें पता होंगी, लेकिन अगर वेक्टर्स हमारा हैंडल करने में वीक है तो गड़बड़ हो गई, खत्म, हम अटक जाएंगे फिर। ठीक है, अभी तो ये छोटी मोटी बातें चल रही हैं, बात बात में तो हमको रेजोल्यूशंस करना होगा और बहुत कुछ। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसकी डेप्थ और इंक्रीज होती जाएगी। आई होप ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। Yes, sir. चलिए ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद आप में इसमें और ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि जब आप खुद अपने लेवल पर लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और कंफर्टेबलनेस आपको आएगा। सुनते वक्त हो सकता है कभी कभी थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट अपीयर हों, क्योंकि वी फाइंड दैट कि देयर आर लॉट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज गेटिंग इन्वॉल्वड, ये वो डायरेक्शंस एंड ऑल दैट। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, कम से कम एक बार अपने लेवल पर इसको सॉल्व करें, ताकि फिर यू बिकम जस्ट कंफर्टेबल इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, चलिए रुकते हैं। अगली क्लास में हम और थोड़े इसी टॉपिक पर और थोड़े न्यूमेरिकल्स लेंगे और फिर अगले टॉपिक पर या अगले उसके बिट पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके।